कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय पहला विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और आज हम देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। साथ ही साथ उस व्यंजक की सहायता से हम बल आघूर्ण को परिभाषित भी करेंगे और वो कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, ये दो स्थितियां भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको दिया है एक समान विद्युत क्षेत्र, और एक समान विद्युत क्षेत्र हम पढ़े हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या एक समान होता है? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान होती है। ये एक समान का मतलब क्या एक समान होता है? तो तीव्रता एक समान होती है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान होती है उसको हम कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। और एक समान विद्युत क्षेत्र को हम पहचानते कैसे हैं? तो जब उस विद्युत क्षेत्र में हम बल रेखाएं खींचते हैं तो वो बल रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर होती हैं। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे पहचानेंगे? तो एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें अगर हम विद्युत बल रेखाएं खींचेंगे तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। दूसरी बात, जब हम विद्युत बल रेखाएं पढ़ रहे थे तो उसके गुण भी पढ़े हैं, और उसका एक गुण हम पढ़ते हैं कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त होती हैं। मतलब अगर हम इस रेखा की बात करें, इस विद्युत क्षेत्र की बात करें, तो इसका मतलब इस वाले सिरे में प्लस है और इस वाले सिरे में माइनस है। तो ये तो हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान होती है। पहचानते कैसे हैं? तो उस पर जब बल रेखाएं हम खींचते हैं तो एक दूसरे के समांतर प्राप्त होती हैं। तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमको रखना है वैद्युत द्विध्रुव। चलिए करके देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो क्या होगा। यह एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता है E, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमको रखना है वैद्युत द्विध्रुव। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में हम रख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। इसका मध्य बिंदु है O, और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये दूरी है 2L। और वैद्युत द्विध्रुव वैसे भी आपको याद हो गया होगा, कई बार पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। आवेशों के बीच की दूरी 2L है और मध्य बिंदु O है। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है उसको एक समान विद्युत क्षेत्र E में हम थीटा कोण पर रख रहे हैं। यहां थीटा कोण पर हम रख रहे हैं। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है, जिसका मध्य बिंदु O और आवेशों के बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी को एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। अब हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो होता क्या है? ये वाला जो सिरा है ये बताता है माइनस, और ये वाला जो सिरा है ये बताता है प्लस। अब ये माइनस क्या करेगा? तो ये माइनस जो है इस प्लस क्यू को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र का जो प्लस है वो वैद्युत द्विध्रुव के माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब अभी ये वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से है, और ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र है ये वाला सिरा इस ओर खींच रहा है और ये वाला सिरा जो है इस ओर खींच रहा है, इस प्रकार से। मतलब प्लस क्यू पर भी एक बल लग रहा है और माइनस क्यू पर भी एक बल लग रहा है। तो इस विद्युत क्षेत्र E के कारण ये प्लस क्यू पर एक बल लगता है क्यू E। इसी प्रकार से ये माइनस क्यू पर भी विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है
ये बल हो जाएगा क्यू ई। विद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू पर एक बल लग रहा है क्यू ई, उसी प्रकार से माइनस क्यू पर भी एक बल लग रहा है क्यू ई। ये दोनों बलों का परिमाण एक समान है, ये भी क्यू ई है और ये भी क्यू ई है। तो परिमाण एक समान है, लेकिन दिशा देखिए, दिशा जस्ट एक दूसरे के विपरीत है। तो ऐसे बल जिनका परिमाण एक समान हो किंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, ऐसे बलों को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। अब ये जो प्रत्यानयन बल युग्म है वो क्या करने का प्रयास करता है? तो इस वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ये एक समान विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है? तो इस वैद्युत द्विध्रुव को अपने विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास कर रहा है। तो यहां पर हमको मिल गया प्रत्यानयन बल युग्म, और उसी का हमको निकालना है आघूर्ण। विद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू पर एक बल क्यू ई और माइनस क्यू पर एक बल क्यू ई लग रहा है। दोनों बलों का परिमाण एक समान है, दोनों बलों का परिमाण एक समान, किंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू पर बल कौन लगा रहा है? तो ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र है वो बल लगा रहा है। प्लस क्यू पर क्यू ई बल लगा, उसी प्रकार से माइनस क्यू पर भी क्यू ई बल लगा। मतलब दोनों बल का परिमाण बराबर है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो ऐसे बलों को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। ऐसे बलों को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। बल युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, क्यू ई, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। और इसको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी क्लास में आगे भी आपको पढ़ना है प्रत्यानयन बल युग्म किसे कहते हैं। तो ऐसे बल जिनके परिमाण एक समान हो किंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तो ऐसे बल युग्म को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। ये जो प्रत्यानयन बल युग्म है वो वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। यह प्रत्यानयन बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई के समांतर लाने का प्रयास करता है। विद्युत क्षेत्र ई के समांतर लाने का प्रयास करता है। और इसी प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का हमको व्यंजक निकालना है। तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण किसके बराबर होता है? तो इन दोनों में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब हमको बल आघूर्ण निकालना है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? दोनों में से कोई एक बल लेंगे और दोनों बलों के बीच की न्यूनतम दूरी लेंगे या लंबवत दूरी लेंगे। प्रत्यानयन बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म मतलब ये क्यू ई और क्यू ई का आघूर्ण, और इस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण को हम दर्शाते हैं टाउ से, टाउ। तो टाउ बराबर हो जाता है एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की न्यूनतम दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत
दूरी। यहां ध्यान रखना, दूरी नहीं है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, या लंबवत दूरी के जगह में आप न्यूनतम दूरी भी कह सकते हो, क्योंकि न्यूनतम दूरी किसके बराबर होता है? लंबवत दूरी के बराबर ही होता है न्यूनतम दूरी। तो केवल दूरी नहीं लिखना है, या तो लंबवत दूरी होगा या फिर न्यूनतम दूरी होगा। तो इस प्रकार से टाउ बराबर एक बल कह रहे हैं तो क्यू ई, और क्यू ई में से कोई एक बल ले लो, तो एक बल हो गया क्यू ई, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, इसको अच्छे समझना है। ये एक बल है, इस प्रकार से जा रहा है, और ये माइनस क्यू पर लगने वाला बल क्यू ई है। अगर हमको न्यूनतम दूरी निकालना है, इसको हम इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, और यहां से अगर हम इस पर लंब डाल दें ये, तो ये हो जाएगा लंबवत दूरी। दो बल क्यू ई और क्यू ई के बीच की जो लंबवत दूरी है वो हो गया ए सी। तो क्यू ई इंटू ए सी। अब हमको यहां से ए सी का मान निकालना है। ए सी का मान कैसे निकालेंगे? तो ये वाला कोण को थीटा माने हैं, तो ये वाला कोण भी हो जाएगा थीटा। ये वाला कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। कौन सा कोण है? संगत कोण, पढ़े हो 9वीं 10वीं में गणित में, संगत कोण है। ये दो समांतर रेखा हो गया और एक तिर्यक छेदी रेखा। जब दो समांतर रेखा कोई एक तिर्यक छेद रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अगर इसको हम अलग से बनाए तो इस प्रकार से बना सकते हैं, ऐसा बना हुआ है। ये हो गया ए, ये हो गया सी, और ये हो गया बी। यहां पर कोण बना हुआ है थीटा। अब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। किसका किसका मान दिया है? तो ये ए बी का मान है 2l, और हमको ए सी का मान निकालना है। मतलब किसको किसको लेना है? ए बी को लेना है और ए सी को लेना है। और समकोण त्रिभुज में क्या क्या रहता है? कर्ण रहता है, लंब और आधार। तो कर्ण को पहचाना तो आसान है, सबसे बड़ी भुजा होता है और तिरछा भी होता है। मतलब ये जो 2l दिया है ये हो गया कर्ण। लंब भी सीधी रेखा होता है और आधार भी सीधी रेखा होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कौन लंब होगा और कौन आधार होगा, कह के जो नीचे में रहता है उसी को आधार मान लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। आधार का मतलब होता है जिस पर कोई चीज टिका हो, तो जहां पर कोण बना रहेगा वो होता है आधार। जैसे ये थीटा है, यहां पर कोण बना है, मतलब ये हो गया आधार। अब जो बचा वो हो जाएगा लंब। तो कर्ण का मान दिया है और लंब का मान निकालना है। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं, साइन, कास, टेन। ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कर्ण और लंब में संबंध व्यक्त करता है? तो या तो साइन होगा या फिर साइन का व्युत्क्रम कोसेक होगा। मतलब यहां पर हम कहें तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब ए सी बटे कर्ण ए बी। अब यहां से हम ए सी का मान निकाल सकते हैं, और ए बी का मान हमको दिया है तो एक स्टेप और लिखना है। तो और क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बराबर ए सी अपान ए बी का मान 2l है, यानी कि ए सी बराबर क्या आ गया? तो ये आ गया 2l साइन थीटा। तो इस ए सी के मान को यहां पे रखना है, यानी कि टाउ बराबर हो गया क्यू ई, और ए सी का मान निकाले हैं 2l साइन थीटा। तो 2l साइन थीटा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं q इंटू 2l ई साइन थीटा। q इंटू 2l किसके बराबर होता है? ये भी हम कई बार पढ़े हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये जो q इंटू 2l है वहां पर हम लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हो गया p ई साइन थीटा। तो ये हो गया टाउ का मान, बल आघूर्ण का व्यंजक। बल
आघूर्ण का व्यंजक। तो ये तो हो गया बल आघूर्ण का व्यंजक, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए और उसकी सहायता से बल आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। मतलब अब इसकी सहायता से हमको बल आघूर्ण की परिभाषा बनाना है। परिभाषा कैसे बनाते हैं? कूलाम के नियम पढ़े हो ना? कूलाम का नियम किसे कहते हैं और इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। ऐसा हमको बार बार पढ़ना है और परिभाषा बनाना बहुत आसान है अगर आपके पास व्यंजक है तो। ये व्यंजक हमारे पास है, यहाँ से हमको बल आघूर्ण टाउ की परिभाषा। तो ये जो व्यंजक है यहाँ पर हम मान लेते हैं, यदि E इक्वल हम 1 मान लेते हैं, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता इकाई है, और साइन थीटा बराबर भी 1 मान लेते हैं। साइन थीटा बराबर 1 मान लिए, और साइन थीटा बराबर 1 कहेंगे तो थीटा का मान कितना होगा? तो इसको हल कर लीजिए। साइन थीटा बराबर साइन कितने अंश का मान 1 होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि थीटा बराबर क्या आ गया? 90 डिग्री। अगर हम इन दोनों मानों को यहां पर रखें तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल पी। ई का मान भी 1 है और साइन थीटा का मान भी 1 है। ये हो गया, यानी कि बल आघूर्ण किसके बराबर हो गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो गया। अब परिभाषा हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, आपको जो आसान लगेगा आप वही परिभाषा लिखना। अगर यहां से हम शुरू करेंगे तो टाउ मतलब क्या है? टाउ मतलब है बल आघूर्ण, और पी मतलब क्या है? यह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के उस आंकिक मान के बराबर होता है। बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के उस आंकिक मान के बराबर होता है जब E इक्वल 1 है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इकाई है, मतलब उसको हम कह सकते हैं एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र। E इक्वल 1 का मतलब क्या है? एकांक तीव्रता वाला विद्युत क्षेत्र। एकांक तीव्रता वाला विद्युत क्षेत्र। और ये थीटा बराबर 90 अंश आया है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को कैसे रखना है? लंबवत रखना है। अगर ये विद्युत क्षेत्र है, हमको वैद्युत द्विध्रुव को ऐसा लंबवत रखना है, तब तो थीटा का मान 90 अंश होगा। ये मतलब ये थीटा बराबर 90 अंश आया है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को कैसा रखना है? तो इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखना है। अब इन सब को मिला करके हम परिभाषा बनाते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के उस आंकिक मान के बराबर होता है जब एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो। एक परिभाषा तो ये हो गया। दूसरी परिभाषा आप इधर से कह सकते हो, इधर से कहते जाएंगे तो भी परिभाषा बनेगा ना। तो अगर आप यहां शुरुआत करो तो ही परिभाषा बनेगा। चलिए परिभाषा कैसे बनता है देखिए। एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में, एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखने पर, एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखने पर उस पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं। पहले परिभाषा में यहां से यहां गए फिर इधर गए, दूसरी परिभाषा में हम उल्टा आ रहे हैं, इधर से ऐसे आ रहे हैं। तो एक ही बात है, आपको जो परिभाषा सरल लगेगा आप वही परिभाषा लिख सकते हो। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? बल आघूर्ण का व्यंजक निकाल लिए और उस बल आघूर्ण को परिभाषित भी कर लिए। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछता है कि इस बल आघूर्ण का मान कब न्यूनतम होगा और कब अधिकतम होगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो कब स्थायी संतुलन में होगा। तो चलिए देखते हैं।
बल आघूर्ण टाउ का व्यंजक होता है पी ई साइन थीटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थिति पहला। स्थिति पहला में हम थीटा बराबर ले लेते हैं 0, और थीटा बराबर 0 लेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 0, और आप जानते हो साइन 0 का मान होता है 0, और ये अगर 0 हो गया तो ये पूरा हो जाएगा 0, यानी कि टाउ का मान क्या आ गया, टाउ का मान आ गया 0, न्यूनतम हो गया। और अगर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ का मान न्यूनतम है, इसका मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थायी संतुलन में है। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होगा। स्थायी संतुलन में कब होगा, जब थीटा का मान 0 होगा। यहां से भी आप समझ सकते हो क्यों जो है स्थायी संतुलन में होगा। ये थीटा मतलब क्या है, जिस कोण पर हम वैद्युत द्विध्रुव को रखे हैं विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष, अगर इसको हम 0 करेंगे, इस थीटा का मान 0 हो जाए, मतलब ये घूम करके ऐसा आ जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस, और प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये अपनी ओर खींच रहा है ना। ये जो विद्युत क्षेत्र का माइनस ई है वो प्लस क्यू को अपनी ओर खींच रहा है। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र का जो प्लस क्षेत्र है वो माइनस क्यू को अपनी ओर खींच रहा है। अगर ये इसके समांतर हो जाए मतलब स्थायी हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो स्थायी संतुलन में कब होगा, जब वो विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। सेकंड कंडीशन की बात करें, अगर हम थीटा इक्वल 90 डिग्री ले लें, थीटा इक्वल 90 डिग्री लेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और इसका मान होता है 1। इस कंडीशन में बल आघूर्ण टाउ बराबर होगा पी ई, मतलब अधिकतम होगा, मैक्सिमम, अधिकतम। तो थीटा बराबर 90 अंश का मतलब क्या है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव को हम कैसे रखे हैं, विद्युत क्षेत्र के ठीक लंबवत रखे हैं। तो अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत रख दें तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़े, अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक निकाले। उसके बाद उस व्यंजक की सहायता से बल आघूर्ण को परिभाषित भी किए। और क्या पूछ सकता है कि उस बल आघूर्ण का मान कब न्यूनतम होगा और कब अधिकतम होगा। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकता है कि बताइए कि वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में कब स्थायी संतुलन में होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।